हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, किस प्रकार हमारा प्रतिबिंब रेटिना के थ्रू प्रतिबिंब को जो हमारी आंख में रेटिना पर बनता है उसको मस्तिष्क कैसे पड़ता है, जानेंगे हम आज की वीडियो में। और नेत्र दोष क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से हम इनका बचाव कर सकते हैं। ठीक है, नेत्र किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है, नेत्र में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, हम सब जानेंगे आज। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह बिना समय बर्बाद किए हुए। मानव नेत्र, नेत्र हमारे चेहरे पर उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण व अति कोमल अंग है। यानी हमारे चेहरे पर सबसे महत्वपूर्ण और अति कोमल अंग है मानव नेत्र। इसकी सहायता से किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यानी आप किसी भी वस्तु का बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जो नेत्र है वो अस्थियों की बनी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है ना। वो आप अगर अस्थि देखें या हड्डी का कंकाल देखें तो उसमें आप देखोगे कि नेत्र अस्थियों की बनी खोपड़ी में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ओके, नेत्र के ऊपर दो पलकें होती हैं। देखिए, मानव नेत्र आया है तो जो मानव नेत्र आया है उस नेत्र के ऊपर दो पलकें होती हैं। यानी मानव नेत्र में अगर आपके एग्जाम में आया है तो आपको सब बेसिक चीज़ें लिखनी है। आपको पता है कि नेत्र के ऊपर दो पलकें होती हैं, नेत्र बहुत ही हमारा कोमल अंग है और महत्वपूर्ण अंग है, इस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ये खोपड़ी में रहता है ना। फिर आपके नेत्र से आंसू निकलते हैं तो इसमें आप लिखेंगे इसमें अश्रु ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, इनसे अश्रुस्रावित होते हैं। तो इनसे अश्रुस्रावित होते हैं जो नेत्र को नम रखते हैं। अब अश्रु का क्या सीन है, आप देखते हो कि आप अपनी पलकें दिन भर में बहुत बार झपकाते हो। तो अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार नेत्र के ऊपर पलकें झपकाते हैं तो नेत्र में घर्षण होने की वजह से वो लाल हो सकती हैं। इसलिए अश्रु ग्रंथियों से जब अश्रु निकलते हैं तो आपके नेत्र को वो नम रखते हैं, जिससे आपकी आंखें लाल नहीं हो पाती हैं। ओके, आपके नेत्र को वो नम रखते हैं। नेत्र की संरचना, तो नेत्र की संरचना निम्नलिखित भागों में बटी होती है। क्या आता है इसमें? दृढ़ पटल व रक्तक पटल। एक एक करके देखते हैं। तो नेत्र एक गोलक के समान होता है। इसके सबसे अंदर की सतह दृढ़ पटल कहलाती है। दृढ़ पटल के ऊपर एक रंगीन सतह होती है जिसे रक्तक पटल कहा जाता है। यानी मानव नेत्र के जो गोलक के समान होता है, गोल गोल, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, इसके सबसे अंदर की सतह दृढ़ पटल कहलाती है। दृढ़ पटल के ऊपर एक रंगीन सतह होती है जिसे रक्तक पटल कहा जाता है। ये आपका हुआ दृढ़ पटल व रक्तक पटल। अब बात करते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया नेत्र का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। यानी आप जो मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग देखते हो, जो आपके सामने दिखता है आंखों में, जो आप किसी दूसरे की आंखें देखते हो, आप ऐसे समझिए, जो आप दूसरे की आंखें देखते हैं वही आपका कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, और ये पूरा एक गोलक की तरह होता है। जो आपका उभरा हुआ भाग होता है वही कॉर्निया कहलाता है। प्रकाश किरणें सर्वप्रथम कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करती हैं। यानी प्रकाश किरणें सबसे पहले कॉर्निया से होकर प्रवेश करती हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश किरणें सर्वप्रथम नेत्र के किस भाग से होकर प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन में आपके जो भी हो आप कॉर्निया पे टिक कर देंगे। आइरिस, आइरिस क्या होता है? कॉर्निया के जस्ट पीछे एक रंगीन पर्दा, एक झिल्ली सी लगी होती है जिसे आइरिस कहा जाता है। ओके, यानी कॉर्निया के जस्ट पीछे जो रंगीन पर्दा होता है वही आपका आइरिस कहलाता है। नेत्र तारा यानी पुतली की बात करें तो नेत्र में मांसपेशियों का बना हुआ एक भाग होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहा जाता है। यानी पुतली या नेत्र तारा क्या है? हमारा मांसपेशियों से बना हुआ भाग होता है। पुतली क्या है? पुतली विशेष प्रकार की मांसपेशियों से निर्मित होती है जो क्या करती है, नेत्र पर अधिक प्रकाश पड़ने से पुतली सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश होने से पुतली फैल जाती है।
आप देखते हैं कि अगर आप अंधेरे रूम में हो और एकदम से आप धूप में जाते हो तो आपकी आंखें बहुत ही छोटी हो जाती हैं, और अगर आप धूप में हो और एकदम से आप अंधेरे कमरे में जाओ तो आपको कुछ नहीं दिखता है, आप अपनी आंखें बड़ी करके देखते हो। यानी जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो पुतली सिकुड़ जाती है, और जब प्रकाश कम होता है तो पुतली फैल जाती है। यानी हमारे नेत्र को किसी भी चीज़ को देखने के लिए जितना प्रकाश चाहिए वो पुतली सिकुड़ कर या फैल कर उतना प्रकाश आवश्यक रूप से अपना ले लेती है, और अन्यथा की स्थिति में वो या तो सिकुड़ जाएगी या तो वो फैल जाएगी। ओके, जिससे आवश्यकता अनुसार ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, पुतली के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, बिल्कुल छोटा सा एक छेद होता है आपकी पुतली के बीच में, जिससे प्रकाश किरणें नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं, जिसे उपतारा कहा जाता है। यानी पुतली के बीच में एक बहुत ही छोटा सा छेद होता है, जिससे आपकी जो प्रकाश किरणें हैं वो नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। इस भाग को उपतारा कहा जाता है। ठीक है, पुतली को बोलते हैं नेत्र तारा, और नेत्र तारा के बीच में जो छोटा सा एक छेद होता है उसको उपतारा कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं नेत्र में रंगीन कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रंगा कोशिकाएं कहते हैं। इसके कारण ही नेत्र का रंग काला, पीला, भूरा या नीला आदि होता है। आप देखते हैं कि किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की आंखें पीली होती हैं हल्की सी, है ना। गांव घर में जिसकी आंखें भूरी होती हैं उसका नाम ही भूरा रख देते हैं। तो नेत्र में रंगीन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिससे रंगा कोशिकाएं बोलते हैं। इन रंगा कोशिकाओं की वजह से ही नेत्र का रंग काला, पीला, भूरा, नीला आदि होता है। ओके, अब देखते हैं नेत्र लेंस। पुतली के पीछे एक लेंस होता है। पुतली के पीछे क्या होता है? एक लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है। क्या करता है? अनेक परतों से मिलकर ये बना होता है। जब प्रकाश इस लेंस पर गिरता है तो प्रकाश किरणें रेटिना की ओर मुड़ जाती हैं। यानी जैसे ही हमारा प्रकाश नेत्र पुतली के बीच में जो छोटा सा छिद्र है उपतारा, उससे होते हुए जैसे ही वो लेंस पर पहुंचा, वो नेत्र लेंस क्या करता है? वो प्रकाश को रेटिना की ओर मोड़ देता है। ठीक है, इसकी प्रकृति अभिसारी होती है। अभिसारी को आप उत्तल भी बोलते हो। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं आगे। अब क्या है? कांचाभ द्रव व जलीय द्रव। कांचाभ द्रव व जलीय द्रव क्या है ये? आइरिस व नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 मात्रक होता है। यानी क्या कहने का मतलब है इसका? कि आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में, आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। किसके किसके बीच में? आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में जो पारदर्शी द्रव भरा होता है उसे ही जलीय द्रव कहा जाता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आइरिस व नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे कहते हैं, तो आप जलीय द्रव पर टिक लगा देंगे। ओके, अब देखते हैं नेत्र लेंस के पीछे जो पारदर्शी द्रव भरा होता है उसे कांचाभ द्रव कहा जाता है। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। यानी आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा है वो जलीय द्रव, और नेत्र लेंस के पीछे जो द्रव भरा है वो कांचाभ द्रव कहलाता है। ओके, यानी कि अपवर्तनांक भी एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना क्या है? ये हमारे नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रतिबिंब जो हमारा है वो इसी भाग पर बनता है, कि प्रतिबिंब हमारा इसी भाग पर बनता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, परंतु मस्तिष्क की क्षमता के कारण वह सीधा पढ़ा जाता है। क्या समझे आप? कि रेटिना जो है वो हमारे नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि प्रतिबिंब इसी भाग पर बनता है। ठीक
ठीक है। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। लेकिन मस्तिष्क इतना शक्तिशाली होता है कि वो इसको सीधा पढ़ता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है अंध बिंदु, नाम से ही स्पष्ट है, अंधा बिंदु, यानी जहाँ पर अंधेरा रहे और अंधेरे में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो रेटिना से एक तंत्रिका निकलती है जिसे प्रकाश सिरा कहा जाता है। ये प्रकाश सिरा जिस बिंदु से होकर निकलती है उसे ही अंध बिंदु कहा जाता है। यानी रेटिना से एक तंत्रिका निकली जिसे प्रकाश सिरा कहा, और ये प्रकाश सिरा जिस बिंदु से होकर जाती है वही अंध बिंदु कहलाता है। यानी रेटिना से जो तंत्रिका तंत्र होती है वो प्रकाश सिरा कहते हैं उसको, और वो जिधर से होकर जाती है वही अंध बिंदु कहलाता है। इस बिंदु पर हमारा कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है तथा इस प्रकाश सिरा का संबंध सीधा मध्य मस्तिष्क से होता है। किस मस्तिष्क से? मध्य मस्तिष्क से। ओके, मस्तिष्क की वीडियो में हमने बताया है कि मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मेरुरज्ज, इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दे देंगे। पीत बिंदु, पीत बिंदु है दूसरा पार्ट। ये रेटिना का वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी रेटिना हमारा पूरा देख सकते हो कि ये महत्वपूर्ण भाग होता है और प्रतिबिंब यहाँ बनता है, उल्टा बनता है, और मस्तिष्क अपनी क्षमता से सीधा पढ़ लेता है। दो भाग होते हैं, अंध बिंदु, पीत बिंदु। अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, पीत बिंदु पर प्रतिबिंब हमारा बनता है। नेत्र दोष, तो नेत्र दोष क्या होता है? जब मनुष्य के नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो पाता है तो नेत्र की इस स्थिति को नेत्र दोष कहा जाता है। देखिए, बहुत आसानी से समझिएगा कि हमारे मानव नेत्र है, उसके द्वारा नेत्र का काम है प्रतिबिंब का सही रूप से बनाना, और जब प्रतिबिंब सही रूप से नहीं बन पाता है किसी भी कारण से, तो नेत्र की ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कि नेत्र दोष हो गया। ओके, इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। तो जब मनुष्य के नेत्र के द्वारा निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल अपोजिट होता है कि जब मनुष्य के नेत्र के द्वारा पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखा दे। देखिए, हेडिंग है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या हो सकते हैं इनके? तो निकट दृष्टि दोष के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए। किसी भी रीजन से जो आपका नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। ओके, और दूसरा क्या है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। यानी आपका जो नेत्र लेंस है, मानव नेत्र, उसके और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ जाए। अब देखते हैं निवारण। हर कारण का निवारण जरूर रूप से होता है। तो इस दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। ऐसे ट्रिक बताएंगे आपको कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे कि अवतल लेंस में हम अवतल लेंस का प्रयोग हम निकट दृष्टि दोष में करते हैं, ठीक है, किस लेंस का प्रयोग हम किस दृष्टि दोष में करते हैं, मजेदार ट्रिक के साथ बताएंगे। बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे। और जब आप उसके आगे अवतल लेंस लगा देते हो तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होने लगता है। ओके, हमारा दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष। तो हमने बताया था बिल्कुल अपोजिट होता है। तो जब मनुष्य के नेत्र के द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दें परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसके भी आपके दो कारण हैं। ठीक है, पहला क्या है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है? नेत्र लेंस की व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। उसमें फोकस दूरी कम हो रही थी, इसमें बढ़ रही है। उसमें इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही थी, इसमें इन दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है। उसमें निवारण की बात करते हैं तो आप उसमें निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके निवारण में आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
दूरदृष्ट देश में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और उसमें आपका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के बहुत ही आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि दोष में करते हैं। तो देखिएगा अवतल, जब आप अवतल लिखिए, उत्तल लिखिए, निकट लिखिए और दूर लिखिए, तो दूर में बड़े की मात्रा आती है तो उसे उत्तल, या ऐसे कहिए कि निकट बड़ा है, निकट और दूर में निकट शब्द बड़ा है और अवतल उत्तल में अवतल शब्द बड़ा है। तो निकट बड़ा शब्द है, अवतल बड़ा शब्द है, तो निकट के साथ अवतल और दूर के साथ उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। ओके, अब आता है जरा दूरदृष्टिता। ये क्या है? ये भी आपका एक रोग है। तो आयु के अधिक हो जाने पर जो आपका मानव नेत्र है उसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, समंजन क्षमता क्या है इसको भी हम अभी जानेंगे। तो आयु जब हमारी ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो मानव नेत्र है उसकी समंजन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य को दूर व निकट दोनों ही स्थानों पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस रोग को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसको आप हेडिंग से कैसे याद कर सकते हो? इसको आप इसकी जो हेडिंग है, परिभाषा को हेडिंग से ही कैसे याद कर सकते हो? देखिए, परिभाषा है जरा दूर दृष्टिता। तो जरा का मतलब हम लोग लेते हैं पास से, दूर का मतलब लेते हैं हम लोग दूर से। नहीं, जब पास और दूर दोनों में ही प्रॉब्लम कर जाए देखने में तो वो हमारा दोष होता है जरा दूर दृष्टिता। कारण क्या होता है इसका? तो इसका कारण कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, नेचुरल ही होता है। मतलब कोई प्राकृतिक चोट लगने से नहीं होता है, आपको चोट वगैरह लगने से नहीं होता है, ये आयु के साथ साथ होता है। तो आयु के अधिक होने पर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। समंजन क्षमता का तात्पर्य है यहाँ पर संयोजन करने की क्षमता, यानी हमारी मानव नेत्र प्रकाश के अकॉर्डिंग मांसपेशियों को संयोजित नहीं कर पाता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। निवारण क्या है? तो देखिए इस रोग का निवारण ड्यूफोक्सी लेंस के द्वारा किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में हमने अवतल दर्पण का यूज किया, दूर दृष्टि दोष में हमने अवतल लेंस का यूज किया, दर्पण नहीं सॉरी लेंस, और दूर दृष्टि दोष में हमने उत्तल लेंस का यूज किया। तो जब हमको दोनों प्रॉब्लम है तो दोनों का यूज करेंगे। तो दोनों चश्मे तो हम एक साथ रखेंगे नहीं कि हमें दूर का देखना है तो उत्तल लगा लिया, उत्तल लेंस का चश्मा लगा लिया, पास का देखना तो अवतल लेंस का लगा लिया, नहीं। तो इस रोग का निवारण ड्यूफोक्सी लेंस के द्वारा किया जाता है। ये लेंस उत्तल तथा अवतल दोनों लेंस का मिश्रण होता है। ये सब चश्मा आपने देखा भी होगा, यानी एक चश्मे में उत्तल अवतल दोनों लेंस लगा दिए गए। दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस जो ऊपरी हिस्से में होता है तथा निकट की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस जो निचले हिस्से में होता है का प्रयोग करते हैं। अब आपके घर में आपके बाबा दादी या जो भी हो, वो जब चश्मा लगाते हैं तो आप चश्मे में देखते हो कि जो उनका चश्मा होता है वो उनका चश्मा क्या होता है कि उनके चश्मे में ये दो लेंस लगे हैं, ओके, और नीचे इस तरह से आधा आधा आई से चंद्रमा सा बना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा उसमें होता है अवतल लेंस और निचले वाले हिस्से में होता है उत्तल लेंस। जब उन्हें किसी दूर की चीज़ देखनी होती है तो अपनी आंखें ऊपर उठा लेते हैं, और जब उन्हें पास की चीज़ देखनी होती है तो अपनी आंखों को नीचे गिरा लेते हैं। नहीं, एक ही लेंस से इनके दोनों काम होते हैं। इस लेंस को बोलते हैं ड्यूफोक्सी लेंस। अब अन्य दोष की बात करें तो वो दोष होता है वर्णांधता। देखिए, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। यहाँ पर वर्ण का मतलब रंग से है। जब आप रंगों में अंतर ना कर पाओ तो मनुष्य के नेत्र के द्वारा कुछ रंगों में अंतर न पहचान पाने की स्थिति वर्णांधता रोग कहलाती है। ये रोग जन्मजात होता है और इसका कोई भी उपचार नहीं है। यानी कुछ मनुष्य होते हैं जो वो रंगों का अंतर नहीं पहचान पाते हैं, तो इस प्रकार के रोग को वर्णांधता का रोग कहते हैं। ये जन्मजात होता है और इसका कोई भी उपचार नहीं है। क्या हो सकता है इसका कारण? तो मनुष्य के नेत्र में उपस्थित शंक्वाकार कोशिकाओं के द्वारा रंगों की पहचान
की जाती है। यदि मनुष्य के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाएं कम हो जाती हैं तो उसे रंगों के विभेद करने में समस्या होती है। यानी मानव नेत्र में शंक्वाकार और दंडाकार दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो शंक्वाकार कोशिकाओं का काम होता है रंगों की पहचान करना, और जब शंक्वाकार कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है तो वह रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नीले और पीले रंगों में तथा लाल और रंगे रंगों में हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। जो इस रोग के पीड़ित व्यक्ति होते हैं वह लाल और हरे रंग और नीले और पीले रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो लोग नेवी वगैरह में होते हैं वो अधिकतर अपनी जीवन का अधिकतर वर्ष समुद्र में ही बिता देते हैं, जिससे उन्हें नीले रंग में वो ज़्यादा रहते हैं, तो नीले और पीले रंग में उनको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप रेलवे में लोको पायलट की जॉब के लिए जाते हो तो आपको लाल और हरे रंग में विभेद कर पाते हो, इसका बहुत ही बारीकी से अध्ययन, इसकी बहुत बारीकी से जांच होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लाल और हरे में कन्फ्यूजन है तो झंडी आपको लाल दिखाई जा रही है, आपको हरा दिखा, आपको गाड़ी रोकनी थी, आपने स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वर्णांता रोग मैटर करता है। अब अगला आता है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता ये बताती है कि जिसमें आप बिंदु को सही से न देख पाओ, बिंदुओं का मीन्स लाइनों को, तो वह दोष जिसमें समान दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ फोकस नहीं होता है, अबिंदुकता का दोष कहलाता है। यह दोष कॉर्निया के पूर्णता गोल न होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष के निवारण में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी क्या है इसमें, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने कोई अपनी चेक वाली शर्ट ली, चेक वाली शर्ट मतलब इसमें खाने खाने बने होते हैं, तो ऐसा रोग जिसमें या तो आप केवल और केवल ऊर्ध्वाधर रेखाएं देख पाएँ, खड़ी खड़ी लाइनें, या आप केवल और केवल क्षैतिज रेखा ही देख पाएँ, पड़ी पड़ी वाली लाइनें, केवल एक प्रकार की रेखाओं पर ही फोकस कर पाएँ, तो इस रोग को अबिंदुकता का रोग कहते हैं। और ये रोग होता है कॉर्निया के पूरी तरह से गोल ना होने से। जब हमारी कॉर्निया पूरी तरह से गोल नहीं होती है तो ये रोग हो जाता है, और इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब आपका निकट दृष्टि दोष होता है तो आप अवतल दर्पण का यूज करते हो, लेंस का यूज करते हो। जब दूर दृष्टि दोष होता है तो आप उत्तल लेंस का यूज करते हो। जब जरा दूरदृष्टता का दोष होता है तो आप द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हो। जब वर्णांता का रोग होता है तो ये आपकी क्या है, जन्मजात रोग होता है, इसका कोई उपचार नहीं है। और जब आप अबिंदुकता की बात करते हो तो आप इसमें बेलनाकार लेंस का यूज कर लेते हो। अब बात करते हैं आगे की। एक रोग और आता है जिसको बोलते हैं मोतियाबिंदु। तो मोतियाबिंदु क्या है, आयु के अधिक होने पर नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है। यानी जो भी आपका नेत्र का लेंस है, जो मांसपेशियों का बना है, वो धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है, जिससे हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। इसको ही मोतियाबिंदु कहते हैं। जिनको मोतियाबिंद हो जाता है वो लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने जाला ऐसा दिख रहा है, तो उनकी आंखों के सामने जाला नहीं होता है, उनका नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, इससे उन्हें वो चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो मोतियाबिंद का निवारण क्या है? इस रोग का निवारण शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के द्वारा ही किया जाता है। शल्य चिकित्सा के पश्चात स्पष्ट प्रतिबिंब स्वतः प्राप्त होने लगता है। यानी जब हम ऑपरेशन के थ्रू, आपने सुना होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने गए थे, काला काला फिर चश्मा लगा के घूमा करते हैं, तो वही बोला गया है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद आप ऑपरेशन के थ्रू सही कर सकते हो और इसके बाद आपको स्पष्ट प्रतिबिंब अच्छे से दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये हमारे रहे थे मानव नेत्र के कुछ दोष। आपने उनके कारण पढ़े, किस कारण से हो जाते हैं, फिर आपने उनका निवारण देखा कि उनका निवारण क्या क्या है। तो अब बात करते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि समंजन क्षमता से तात्पर्य है संयोजन करने की क्षमता। इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से इसको पढ़ते हैं। तो मानव नेत्र मांसपेशियों का बना एक उत्तल लेंस होता है। यह आवश्यकता के अनुसार अपनी फोकस दूरी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ज़्यादा लाइट होगी तो फोकस दूरी अपनी बढ़ा लेगा, कम लाइट घटा लेगा, और कम लाइट होगी तो फोकस दूरी बढ़ा लेगा। तो मानव नेत्र द्वारा अपने आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को बढ़ाने
या फोकस दूरी को घटाने की जो क्षमता होती है वही आपकी समंजन क्षमता कहलाती है। यानी हमने जाना कि मानव नेत्र के द्वारा अपनी फोकस दूरी बढ़ाने या घटाने की जो क्षमता होती है वही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ओके, और तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इस समंजन क्षमता में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला तथ्य हमारा ये है कि मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, अतः स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर आपका मानव नेत्र का होता है और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। इससे क्या तात्पर्य है निकट बिंदु और दूर बिंदु से? यानी अगर आपके मानव नेत्र के सामने 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन अगर आप किसी भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम अपनी आँख के पास लाते हो आपको धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। यानी आप अपनी हथेलियों को लगभग 25 सेंटीमीटर से अंदर की ओर लाइए, आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु क्या है? आप अपनी छत पे खड़े होकर आकाश को देखिए, अपनी छत पे खड़े होकर कुछ सीधी रोड देखिए तो आपको बहुत दूर तक दिखाई देता है। 25 सेंटीमीटर निकट हो गया और अनंत हो गया आपका दूर बिंदु। ओके, अब बात करें सेल की, जो हमारे आए थे दंडाकार सेल और शंक्वाकार सेल। तो मानव नेत्र में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक शंक्वाकार, दूसरा दंडाकार। तो शंक्वाकार सेल क्या है? रंगों की पहचान करते हैं, इनसे हमारे रंग भी निर्धारित होते हैं। और दंडाकार सेल क्या करते हैं? प्रकाश की तीव्रता को पहचानते हैं। शंक्वाकार रंग पहचानते हैं, दंडाकार प्रकाश की तीव्रता पहचानते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि मानव में एक आँख का दृष्टि विस्तार क्षेत्र 150 डिग्री होता है। यानी आप अपनी दोनों आंखों से देखो और आप अपनी एक आंख बंद करके देखिए और दो आंखों का दृष्टि विस्तार क्षेत्र 180 डिग्री होता है। यानी जब आप अपनी दोनों आंखों से देखते हो तो आपको 180 डिग्री का बिल्कुल पैरेलल लाइन का दोनों तरफ का दिखता है, लेकिन जब आप एक आंख बंद कर लेते हो तो हल्का सा केवल और केवल लगभग 30% आपका नहीं दिखता है ना। आप अभी ट्राई करके देखिए, लगभग 30% वो रुक जाता है। इसलिए एक आंख का दृष्टि विस्तार क्षेत्र 150 डिग्री और दोनों आंखों का 180 डिग्री होता है। परंतु एक आंख से हमें केवल 2D में ही दिखाई देता है, लेकिन दोनों आंखों से जब हम बात करते हैं तो हमको वही चीज़ें 3D में दिखाई देती हैं। 2D यानी 2 डायमेंशंस, 3D यानी 3 डायमेंशंस। ठीक है, यानी अगर आप अपने घर को ऊपर ड्रोन कैमरा से देख रहे हैं तो आपको 2D दिखाई दे रहा है कि आपको अपने जो घर की छत है उसकी लंबाई और चौड़ाई। लेकिन आप अगर एक एंगल से देख रहे हो बिल्कुल साइड में खड़े होके तो आपको लंबाई भी दिख रही, चौड़ाई भी दिख रही, ऊंचाई भी दिख रही। तो 2 डायमेंशंस यानी 2D और 3 डायमेंशंस यानी 3D। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी हमारा हेडिंग है, टॉपिक है दर्शन कोण। इसके बाद वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पर समाप्त करेंगे। दर्शन कोण क्या होता है? यानी कोई भी चीज़ हमारी आंख पर जितना कोण बना रही है वही दर्शन कोण कहलाता है। यानी पास में वस्तु होगी तो हमको बड़ी वस्तु दिखाई देगी, वही वस्तु धीरे धीरे दूर जाएगी तो हमको छोटी दिखने लगेगी। बड़ी वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती है, छोटी वस्तु हमको छोटी दिखाई देती है। तो कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाता है, जितना कोण अंतरित करता है, उसे दर्शन कोण कहते हैं। यदि हमारी वस्तु बड़ी है तो दर्शन कोण उतना ही बड़ा बनता है, और वस्तु हमारी अगर छोटी है तो दर्शन कोण उतना ही छोटा बनता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ दर्शन कोण लगातार कम होता रहता है। इसको आप अल्फा से लिखते हो। इसको आप इस टर्म से समझ लीजिए, जैसे ये हमारी मानव नेत्र है और वस्तु हमारी यहाँ पर है तो दर्शन कोण हमारा इतना बना अल्फा। उतनी ही बड़ी वस्तु हमने दूर रख दी तो दर्शन कोण हमारा छोटा हो गया। पास में हमने छोटी वस्तु रखी तब भी हमारा दर्शन कोण छोटा रहा। यानी तात्पर्य यह है कहने का कि वस्तु बड़ी होगी तो दर्शन कोण बड़ा बनेगा, वस्तु छोटी होगी तो दर्शन कोण छोटा बनेगा। लेकिन जैसे हम वस्तु की दूरी बढ़ाते रहेंगे तो दर्शन कोण कम होता रहेगा, और दूरी कम करते रहेंगे तो दर्शन कोण बढ़ता जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। थैंक्स अ लॉट।